इधर दूसरी तरफ क्रिश जब अपने कमरे से निकला और वह सीढ़ी से होते हुए नीचे हॉल में आया। हॉल में बैठे सभी लोगों की नजर क्रिश पर गई। तभी क्रिश को देखकर ऐना ने मुस्कुराकर अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, अरे क्रिश बेटा, तुम कब आए? और तुम और आशी 2 दिन से कहाँ थे? बिना बताए चले गए। कम से कम हमें बताकर जाते। बेटा, हमें राका से पता चला कि तुम कहीं बाहर गए हो। अपनी मॉम की बात सुनकर क्रिश ने उन्हें गंभीर भाव से जवाब दिया, मुझे अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, इसलिए मैं बिना बताए चला गया और मैं नहीं समझता कि मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए किसी की परमिशन लेनी चाहिए। अब क्रिश एक नजर रॉकी को देखकर अपनी मॉम से बोला, एम आई राइट मॉम? और क्रिश का इशारा वहां बैठे लगभग सभी लोगों ने समझ लिया था। रॉकी क्रिश की बात सुनकर एक नजर उसे देखकर वापस अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। इसके साथ ही नताशा और अथर्व और समर तीनों की नजर रॉकी और क्रिश पर गई, लेकिन फिलहाल किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर, कोई बात नहीं, पीटर क्वीन के लिए रूम में खाना भेज दो। और हाँ, वह आराम कर रही है, उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। क्रिश की बातें करने का अंदाज काफी ठंडा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। ऐना भी बस क्रिश को देख रही थी और अब क्रिश वहां से जाने लगा, लेकिन तभी राहुल की नजर क्रिश के हाथों और सर पर लगे हुए जख्मों पर गई। उसके चेहरे पर भी काफी जख्म लगे थे। उन लोगों ने फिलहाल अभी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि क्रिश ने एक रुमाल से अपने ब्लड को पोंछ लिया था, लेकिन घाव ताजा होने के कारण एक बार फिर उसमें से खून निकलने लगा था। अब क्रिश अपनी बातों को कहकर वहां से जाने लगा। तभी राहुल का ध्यान उसके जख्मों पर गया, जिसे देखकर राहुल ने थोड़ी परेशानी जताते हुए अपनी जगह से खड़े होकर क्रिश के जख्मों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे क्रिश, यह तुम्हें चोट कैसे लगी बेटा? इसमें तो काफी खून बह रहा है। अपने डैड की बात सुनकर क्रिश ने बस यूं ही कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, कुछ ज्यादा नहीं है डैड, बस थोड़ी सी खरोंच है। और अब क्रिश की बातों को सुनकर ऐना परेशान होते हुए उसके जख्मों को देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? छोटी सी खरोंच है? यह छोटी सी खरोंच नहीं है, यह बहुत गहरा घाव है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। अब अपनी मॉम की बात सुनकर क्रिश ने इस बात को लाइट वे में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं मॉम, तुम्हें पता है मेरी जॉब क्या है और मेरे काम में इतनी खरोंच आना आम बात है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लूंगा। अपने शब्दों को कहते हुए क्रिश तेज कदमों के साथ वहां से चला गया और उसे जाता हुआ देखती रह गई ऐना, जिसकी आंखों में कुछ इमोशन थे, कुछ तकलीफें थी। ऐना के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर राहुल उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा दिया। इधर दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद आशी ब्रेकफास्ट करके बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। इधर दूसरी तरफ गार्डन में क्रिश के बने हुए सीक्रेट डोर वाले रास्ते पर दो काली परछाइयां आशी के हाथों से गिरे हुए ब्रेसलेट के टुकड़े को बटोर रही थी। उनके कदम इस सीक्रेट रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही पल बाद उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रात लगभग 11 बजे वह दोनों काली परछाइयां सीक्रेट रास्ते से होते हुए डेविडसन पैलेस के बाहर के एक छुपे हुए जंगल वाले क्षेत्र में निकल आए। इस रास्ते को देखने के बाद वह दोनों
काफी खुश दिख रही थी। उनकी आंखें चमक रही थी और उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। अब एक परछाई ने दूसरी परछाई से कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि डेविडसन पैलेस से इतना अच्छा और सीक्रेट रास्ता भी बाहर की ओर निकलता है, और यह रास्ता हमारे इतने काम आएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। इस रास्ते के जरिए हम लोग बहुत आसानी से डेविडसन पैलेस के अंदर जा सकते हैं। यह किसी राजा महाराजाओं की अंडरग्राउंड गुफा जैसी है। यह तो सच में ड्रैगन किंग है, काफी स्मार्ट है। उसकी बात सुनकर दूसरी परछाई बोली, स्मार्ट तो होना ही है, वह यूं ही पूरे अमेरिका के माफिया वर्ल्ड पर राज नहीं करता। वह दोनों परछाइयां आपस में बात कर ही रही थी कि तभी वहां एक तीसरी परछाई उनके सामने आ गई। उस परछाई को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब तीसरे शख्स ने कहा, तुम लोगों ने ड्रैगन किंग की तारीफ कर ली, लेकिन माफिया किंग का क्या? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? तीसरी परछाई की बात सुनकर वे दोनों परछाइयां हाँ में सिर हिलाती हैं। उन दोनों की सहमति सुनकर तीसरी परछाई ने गंभीर स्वर में कहा, याद रहे वह काफी शातिर है। आज तुम लोग जो करने जा रहे हो उसके बाद सीधे उसके निशाने पर आ जाओगे, इसलिए जो भी करना है सोच समझकर करना, और हाँ, मुझे हर पल की अपडेट देते रहना। उसने आगे कहा, आज तुम्हें उसके बाएं हाथ पर वार करना है। ऐसा करने से वह पूरी तरह टूटेगा नहीं, लेकिन उसे कमजोर करने में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यह चोट उसे गहराई तक प्रभावित करेगी। यह लो, उसकी लोकेशन याद रखना। तुम्हारे पास केवल 6 घंटों का समय है। इस अवधि में तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा, और सबसे जरूरी बात, वह बैग हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। उसमें उसके इलीगल पार्टनर्स की डिटेल्स है, जो भविष्य में हमारे बहुत काम आएगी। अब जाओ और जीत कर लौटो। तीसरी परछाई की बात सुनने के बाद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और तुरंत वहां से निकल गए। थोड़ी देर में वे दोनों एक विशाल गोदाम के बाहर पहुंचे, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। यह गोदाम किसी बंद पड़ी फैक्ट्री जैसा लग रहा था। वह भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और गोला बारूद मौजूद थे। यह हथियार इतने उन्नत थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमत करोड़ों में थी। यहाँ की सुरक्षा भी काफी कड़ी थी। हर जगह लैंडमाइंस बिछी हुई थी। गोदाम के अंदर और बाहर हथियार कुछ विशालकाय टैंकर और हेलीकॉप्टर में लोड किए जा रहे थे। ग्रे मिलिट्री यूनिफॉर्म में सशस्त्र गार्ड इस पूरे इलाके की निगरानी कर रहे थे। अब वे दोनों काली परछाइयां अलग अलग जगह पर छुपी हुई थी और एक दूसरे के साथ ट्रांसमीटर के जरिए संपर्क में थी। ए ने बी से कहा, बी, क्या वह जगह तुम्हें साफ नजर आ रही है? हाँ, ए, मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा है। अब तुम कनेक्शन रेडी रखो, आज इसकी तबाही निश्चित है। इतना कहकर बी ने अपने बैग से कुछ इलेक्ट्रॉनिक मच्छरों जैसे छोटे छोटे रोबोट ड्रोन निकाले। इन ड्रोन्स का आकार मुश्किल से 3 सेंटीमीटर था, जिसकी वजह से उन्हें डिक्टेट करना लगभग नामुमकिन था। इन ड्रोन को हवा में छोड़ने के बाद बी ने अपनी आंखों पर अल्ट्रा सेंसर गॉगल्स लगाए, अपनी कमर पर एक बुलेट बेल्ट बांधी, हाथ में साइलेंसर वाली गन ली और पीठ पर बैग लटकाकर छुपते छुपाते लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। इस बीच एक कुछ दूरी पर बैठा अपने उपकरण और लैपटॉप की स्क्रीन पर इन ड्रोन्स के जरिए पूरे इलाके की निगरानी कर रहा था।
वह अपने साथी बी को ट्रांसमीटर के माध्यम से निर्देश दे रहा था। ड्रोन द्वारा मिली जानकारी की मदद से बी ने बड़ी आसानी से वहां तैनात गार्डों को अपने हाथ में लगे साइलेंसर गन से एक-एक कर मार दिया। बी के गॉगल्स की खासियत यह थी कि वह अंधेरे में भी सामने वाले की बॉडी हीट को पहचान सकते थे। इन गॉगल्स के जरिए वह केवल जीवित लोगों की पहचान कर सकता था, जिनकी बॉडी हीट रेड कलर में दिखाई देती थी। चेहरा भले ही साफ नहीं दिखता था, लेकिन यह निशाना साधने के लिए काफी था। धीरे-धीरे बी ने अपने निशाने के पास मौजूद सभी गार्डों को बिना कोई शोर मचाए खत्म कर दिया। अब वह छुपते-छुपाते एक सीक्रेट चैम्बर में दाखिल हुआ। वहां उसने कुछ लोगों को एक ब्रीफकेस की सुरक्षा करते हुए देखा। बी को तुरंत समझ में आ गया कि यही वह ब्रीफकेस है जिसके लिए उसे यहाँ भेजा गया है। बिना कोई समय गवाए उसने अपनी पॉकेट से एक छोटी कांच की शीशी निकाली, जिसमें एक खास तरह का लिक्विड भरा हुआ था। उसने वह लिक्विड वहां की हवा में फैला दिया। जैसे ही वह लिक्विड हवा के संपर्क में आया, वह एक गैस में बदल गया, जिसने वहां मौजूद सभी गार्डों को तुरंत बेहोश कर दिया। इस गैस की खासियत यह थी कि ना तो इसमें कोई गंध थी और ना ही कोई रंग। इसे पहचान पाना नामुमकिन था। अब बी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने धीरे से ब्रीफकेस उठाया और वहां से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। अब बी बड़ी ही चालाकी से बाहर ब्रीफकेस उस जगह से लेकर निकल गया, लेकिन तभी सामने कुछ गार्डों को ऐसा महसूस हुआ कि वहां कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनके कई गार्ड्स गायब थे। तभी उन्हें खबर मिली कि उनके गार्ड्स की लाश बाहर पड़ी है। अब वहां भगदड़ मच गई और सभी अलर्ट हो गए, लेकिन बी ने बड़ी ही चालाकी से एक गार्ड को मारकर उसकी ड्रेस पहन ली और उन्हीं में शामिल होकर उसने सभी गार्डों को काफी आसानी से मार दिया। फास्ट अटैक करते हुए वह वहां से निकल गया। बी की मूव इतनी फास्ट थी कि उसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। उसका अटैक करने का स्टाइल काफी एनर्जेटिक था। इससे पहले कि कोई उसे सामने देख पाता, वह साइड में चला जाता। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसकी हाइट, जो उसे छुपाने में बहुत मदद कर रही थी। वह बड़ी ही आसानी से हर एक कोने में छुप जाया करता था और सही मौका मिलते ही पीछे से अटैक करता। दुश्मन गार्ड के गले में खंजर मारता ताकि उनकी आवाज भी ना निकले। वह सचमुच एक साइलेंट किलर लग रहा था। उससे मारा हुआ इंसान दर्द से चीखने तक का मौका नहीं पाता था। बी अपने मिशन में कामयाब होकर वहां से भाग ही रहा था कि तभी एक गार्ड ने बड़ी चालाकी से उसे शूट कर दिया। उसके बावजूद उसने तेजी दिखाते हुए वहां से आसानी से निकलने में कामयाबी हासिल की। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर उसने अचानक एक बम ब्लास्ट किया। धमाके के साथ पूरी जगह खत्म हो गई। अब वहां चारों तरफ सिर्फ आग और लाशें नजर आ रही थी। बी वहां से जल्दी निकल गया और ए को कंफर्म किया कि वह निकलने के लिए रेडी रहे। कमांड मिलते ही ए ने सभी मच्छरों को वापस अपने पास बुला लिया। अब ए और बी दोनों ही कार में बैठे हुए थे। कार चलाते हुए ए ने पूछा, काम हो गया क्या? यह सुनकर बी ने अपने चेहरे पर प्राउडली मुस्कान लाते हुए कहा, बिल्कुल, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं फेल हो जाऊं? लेकिन तभी ए का ध्यान बी की बॉडी पर गया, जहां से खून निकल रहा था। अब ए परेशान होते हुए बोला, ओ गॉड, तुम्हें तो चोट लग गई है। बी ने अपने जख्म पर पट्टी बांधते हुए मुस्कुराकर कहा,
कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी बर्बादी में तो जान भी चली जाए कोई गम नहीं होगा। उसे बर्बाद करने के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। साले ने बहुत टॉर्चर किया है, अब देखते हैं सुबह उसके चेहरे के रंग कैसे उड़ते हैं। बी की बात सुनकर दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर में वह लोग डेविडसन विला पहुंच गए। वहां आकर बी ने वह ब्रीफकेस ए को देते हुए कहा, यह बैग मास्टर को दे देना, अब हमें चलना चाहिए, इससे पहले कि हम किसी की नजरों में आ जाएं। दोनों मुस्कुराते हुए जल्दी से खुफिया रास्ते के जरिए अपने अपने मंजिल की तरफ निकल गए। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। इधर दूसरी तरफ क्रिश को भी यह खबर मिल चुकी थी कि गोदाम ब्लास्ट हो चुका है। यह सुनकर वह काफी हैरान था। कौन है यह टीम? आखिर इनका मकसद क्या है डेविडसन विला के अंदर आने का? क्या इनका आना क्रिश और आशी की जिंदगी को प्रभावित करेगा? और क्या डेविडसन विला के अंदर हो रही है कोई बड़ी साजिश? आखिर ब्लास्ट हुआ गोदाम किसका था? दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इधर दूसरी तरफ क्रिश को भी यह खबर मिल चुकी थी कि गोदाम ब्लास्ट हो चुका है, जिसे सुनकर वह काफी हैरान था। क्रिश जो इस वक्त अपने सीक्रेट अड्डे पर एक बड़े से किंग साइज सोफे पर पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठा था, और राका जो उसकी बगल वाले सोफे पर बैठा था, अपने हाथों की उंगलियों को लैपटॉप पर बड़ी ही तेजी से घुमा रहा था। राका ने क्रिश से कहा, किंग, यह है उस जगह का पूरा डाटा। रात के अंधेरे में किसी ने बड़ी चालाकी से माफिया किंग दीवान खन्ना के सीक्रेट गोदाम को ब्लास्ट कर दिया है। और इतना ही नहीं, खबर मिली है कि उन्होंने इसका एक स्पेशल ब्रीफकेस भी चुरा लिया है, जिसमें उसके काफी इलीगल पार्टनर्स की डिटेल थी। उसका माल अब कहां और किस जगह से आता है और कहां ट्रांसफर होता है, यह सभी डिटेल उस ब्रीफकेस के अंदर रखे हुए लैपटॉप में है। यह काफी टॉप सीक्रेट लैपटॉप था जो उसके बिजनेस को काफी हद तक हैंडल करता था। यहाँ कड़ी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद हमला करने वाला काफी चालाक और फास्ट था। उसने बड़ी ही आसानी से वह सब हासिल कर लिया। अब दीवान खन्ना को यह डर है कि अगर यह लैपटॉप की सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके दुश्मनों के हाथ लग गई तो उसका बिजनेस काफी हद तक लॉस में जा सकता है। वैसे भी बहुत जल्दी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उसने भी हिस्सा लिया है और वह किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। शायद यही वजह है कि वह अब तक खामोश है। लेकिन इस हमले के बाद वह काफी तिलमिलाया हुआ है। यह उसके गोदाम पर होने वाला पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी एक हमला हुआ था और उस हमले में भी उसका काफी नुकसान हुआ था। मुझे लगता है यह उसका कोई नया दुश्मन है जो उसे बर्बाद करना चाहता है। मेरे ख्याल से हमें इस दुश्मन के बारे में पता लगाना चाहिए। वे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हो सकता है यह दुश्मन हमारे काम आ सके। राका की बातों को सुनकर क्रिश, जो अब तक अपने चेहरे पर डार्क ऑरा लिए एक हाथ में सिगार लिए उसकी कश ले रहा था, अपने शिगार को एक्स्ट्रा में मसलते हुए राका की तरफ अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए बोला, पता करो कौन है वह और किस उसका मकसद क्या है दीवान खन्ना को तबाह करने का। और उसने इतनी बड़ी बड़ी साजिशों को कंप्लीट किया है, कुछ तो पावर होगी उसमें।
इससे पहले कि विवान खन्ना उस तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा और वह ब्रीफकेस हमें हासिल करना होगा, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसे वीक करने की। अपने शब्दों को कहने के बाद क्रिश अपनी जगह से खड़ा हुआ और अब वह वहां से अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के एटीट्यूड के साथ वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ सुबह के 6 बज चुके थे और आशी बाथरूम में फ्रेश हो रही थी। तभी क्रिश कमरे में एंटर हुआ। उसने अपनी ठंडी निगाहें बेड पर घुमाकर देखी तो आशी बेड पर नहीं थी और तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। क्रिश समझ चुका था आशी बाथरूम में है। इधर आशी शावर लेकर अपने कमर में टॉवल और बालों में दूसरा टॉवल लपेटकर जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने वाली थी, अचानक ही उसका पैर मुड़ गया और वह धड़ाम से फर्श पर गिर गई। अब आशी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। आ! इस आवाज को सुनते ही क्रिश, जो इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ आशी के बाथरूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, अचानक घबराते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्दी से कमरे के अंदर से आशी को आवाज देते हुए बोला, क्या हुआ फायरफ्लाई? तुम क्यों चिल्लाई? अब क्रिश की आवाज सुनकर आशी बाथरूम में फर्श पर पड़े हुए दर्द से कराते हुए बोली, साइको, मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, अब प्लीज मेरी हेल्प करो। आशी के दर्द से कराने की आवाज और उसकी बातों को सुनकर क्रिश जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। अब क्रिश ने आशी को आवाज देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आता हूँ। क्रिश हड़बड़ाते हुए जल्दी से ड्रॉयर की तरफ गया और वहां से एक रिमोट लेकर उसने बाथरूम का दरवाजा अनलॉक कर दिया। अब वह तेज कदमों से बाथरूम के अंदर गया। आशी को फर्श पर गिरा हुआ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्रिश घुटनों के बल बैठकर आशी को अपनी बाहों में थामते हुए थोड़ा परेशान होकर बोला, तुम ठीक हो फायरफ्लाई? तभी क्रिश का ध्यान आशी के पैरों की तरफ गया, जहां उसे गहरी चोट लग गई थी और उसमें से खून निकल रहा था। यह देखकर क्रिश ने जल्दी से आशी के पैरों को अपने हाथों से थामते हुए कहा, ओ माय गॉड, यह तो तुम्हें बहुत चोट लग गई है फायरफ्लाई, लेकिन इतनी गहरी चोट तुम्हें यहाँ कैसे लगी? क्रिश की नजर बाथरूम के एक स्टील से बने रैक पर पड़ी। उसके किनारे छोटे छोटे ब्लेड्स की तरह निकले हुए थे। यह देखकर क्रिश की आंखें सख्त हो गईं। उसने तुरंत आशी को अपनी गोद में उठाया और कमरे की तरफ दौड़ा। क्रिश ने आशी को बेड पर बैठाया और जल्दी से ड्रॉयर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। वह जल्दी जल्दी आशी के पैरों से बह रहे खून को साफ करने लगा। आशी दर्द से कराह रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, जिसे देखकर क्रिश खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह उसके जख्मों को फूंक मारकर एंटीसेप्टिक से क्लीन कर रहा था। शांत हो जाओ, बस थोड़ा सा दर्द होगा, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था ना फायरफ्लाई, कितनी चोट लग गई है तुम्हें। क्रिश की बातों में आशी के लिए उसकी चिंता साफ झलक रही थी। आशी मासूमियत से अपने निचले होठों को बाहर निकालते हुए बोली, मैं तो देखकर ही चल रही थी साइको, अचानक मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई, फिर उस रेक से टकरा गई। बहुत दर्द हो रहा है साइको, प्लीज आराम से करो। इतना कहते हुए आशी जोर जोर से रोने लगी। आशी को रोते हुए देखकर क्रिश ने उसके जख्मों पर फूंक मारते हुए कहा, ओके ओके, बस थोड़ी देर और। अब क्रिश ने आशी के जख्मों को
क्लीन किया तो उसने देखा कि चोट गहरी थी। अब क्रिस जल्दी से आशी के पैर से बह रहे खून को बंद करने के लिए उसे तेजी से पट्टी बांधने लगा और आशी की तरफ देखते हुए बोला, यह काफी गहरा जख्म है, सिर्फ फर्स्ट एड से काम नहीं चलेगा, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। क्रिश ने जल्दी से आशी के पैर पर ब्लड रोकने के लिए पट्टी बांधकर तुरंत ही डॉक्टर फ्रैंक को एक लेडी डॉक्टर भेजने के लिए कहा। अब वह आशी की तरफ देखते हुए बोला, चिंता मत करो, डॉक्टर आ रही है। क्रिस क्लोजेट रूम में गया और आशी के लिए एक टॉप और लॉन्ग स्कर्ट लेकर आया जो बहुत ही लाइट वेट था। अब उसने आशी के बदन से उसके टॉवल को रिमूव कर दिया। ऐसा होते ही आशी की नजर शर्म से झुक गई, लेकिन क्रिश काफी नॉर्मल तरीके से आशी को सबसे पहले उसके कपड़े पहना देता है। तब तक डॉक्टर भी आ चुकी थी और अब वह आशी की ड्रेसिंग कर देती है। डॉक्टर ने आशी के जख्मों को देखते हुए कहा, घाव ज्यादा गहरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे पानी से बचाकर रखिएगा और हो सके तो ज्यादा वॉक मत कीजिएगा। 2-3 दिन में यह ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखकर आशी को रेस्ट करने का बोलकर वहां से चली गई। अब क्रिश ने आशी को ब्लैंकेट से कवर किया और पीटर को कॉल करके कमरे में ही ब्रेकफास्ट मंगवा दिया। अब क्रिश आशी को अपने हाथों से सूप पिलाने लगा। यह देखकर आशी ने क्रिश के हाथों से उस सूप के बाउल लेते हुए कहा, साइको तुम रहने दो, मैं खुद पी लूंगी, मेरे पैरों में चोट लगी है, हाथों में नहीं। आशी की बात सुनकर क्रिश ने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में आशी ने अपना सूप खत्म कर लिया और क्रिश ने उसे मेडिसिन दे दी। अब क्रिश उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, अब तुम आराम करो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे मोबाइल पर मैसेज कर देना, मैं आ जाऊंगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्रिश की बात सुनकर आशी ने भी कुछ नहीं कहा और अब वह आराम से बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।